नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। और मुझको कुछ रामचरितमानस की कुछ लाइनें याद आ रही हैं भगवान श्री राम जी का नाम लेकर। और मैं अपनी क्लास को आरंभ करूंगा। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, पार्ट वन गया था, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था जिसके कारण उसको पार्ट वन हमको करना पड़ा। और वर्णमाला की मैं पार्ट टू आज बताऊंगा सीरीज। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। आपका भाई कॉन्सेप्ट किलर आपके साथ है। तो कुछ रामचरितमानस की चौपाइयां हैं, वो इस प्रकार से हैं। शिला साप मोचन चरण, सुमिरहु तुलसीदास, तजहु सोच संकट मिटह, पूजय मन की आस। अर्थात श्री राम जी ने जब शिला, जो कि अहिल्या शिला जी शिला का रूप धारण करे हुए थी और श्राप उनको मिला हुआ था, उनके चरण मात्र छूने से ही वो श्राप से मुक्त हो गई। उसी प्रकार अगर श्री राम का चिंतन करते रहेंगे, उनके चरणों में नतमस्तक होते रहेंगे, हम लोग भी भवभार के इस सागर को पार करके और बहुत ही अच्छा करेंगे। जब साथ हो श्री राम तो किस बात की चिंता। ठीक है, इस बात के साथ जय श्री राम और आगे की क्लास में चालू करूंगा। जैसा कि मैंने पिछली बार मैं पूरा प्रयास में था कि 40 से 45 मिनट का वीडियो हो जाए और वर्णमाला पार्ट खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया, जिसके कारण पार्ट वन इसका बन पाया। पार्ट वन आप लोग देख लेंगे, फिर पार्ट टू पे आएंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं रह जाएगी। मैं आपका भाई आपसे वादा करता हूँ, मैं आपका छोटा भाई आपसे वादा करता हूँ, आपका दोस्त आपसे वादा करता हूँ कि वर्णमाला से संबंधित कोई दिक्कत आज से नहीं होगी। किसी भी आयोग में किसी भी जगह का कोई भी प्रश्न पूछा हुआ है, आप आराम से जाके उस प्रश्न को सॉल्व करिए। कहीं से भी कोई क्वेश्चन वर्णमाला से उठाएंगे कुछ नहीं रहेगा, सब यहीं याद करा दूंगा। इसी क्लास के अंदर सब याद हो जाएगा, कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप लोग बस हमको अपना साथ, स्नेह और प्यार ऐसे ही देते रहें। अगर आपको, देखिए मैं बहुत ही जेन्युइन आदमी हूँ, तो मैं जेन्युइन ही रिव्यू लेना चाहता हूँ। अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ इसका बताया हुआ तरीका मैं ऐसा टैकल कर सकता हूँ एग्जाम में, या एक यूनिक तरीका बता रहा है जिससे मेरा एग्जाम में तुरंत ही ऑप्शन हिट होगा, तो प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए लोगों से। और अगर नहीं आ रहा है पसंद या नहीं लग रहा है तो अनलाइक करिए। जैसा आपको लग रहा है वैसा करिए, बट प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर जिंदा हो तो जिंदा आना जरूरी है, जिंदा नजर आना जरूरी है। चाहे लाइक करें चाहे अनलाइक करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, ये आपकी चॉइस पे है। ठीक है, तो मैं चालू करता हूं वर्णमाला। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, मैंने बात की थी वर्णमाला में, कुछ 2 मिनट के अंदर रिकैप कराता हूं, उसके बाद इस क्लास को कनेक्ट कराता हूं। मैंने पिछली बार बताया था क्या वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 53 है। एक वर्ण नया जुड़ा हुआ है, इससे पहले 52 थे, तो इस प्रश्न की बनने की संभावना बहुत है। इस बार केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो कि 1985 में जिसने हिंदी का मानकीकरण जारी किया था, उसने फिर से एक वर्ण को वरीयता दी है। अब 52 से टोटल 53 वर्ण हो चुके हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अब वर्णों की संख्या पूछेगा टोटल, तो 53 वर्ण होंगे। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या कितनी है? 11। जब भी एग्जाम में स्वर की संख्या पूछेगा 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। फिर स्वरों का वर्गीकरण किया गया। स्वर का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया, हरस स्वर या लघु स्वर। ये कितने हैं? 4 हैं। कौन सा? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये 4 हैं। हर्ष मतलब छोटा, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। और फिर मेरे दीर्घ स्वर हैं या गुरु स्वर हैं या संधि स्वर हैं, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 7 है। पहले तो हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है, और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। दोनों मिला के 11 स्वर हो रहे हैं। तो 7 कौन कौन से हैं? कौन कौन से मेरे स्वर बचे हुए हैं? बचा हुआ है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए आए, ओ आओ। ये 7 स्वर हैं, इनको दीर्घ स्वर कहा गया है। हिंदी में एक स्वर और है, तीसरा भेद, प्लुत स्वर। जैसा मैंने पिछली बार बताया था आपको, जैसे ओम लिखे देखा होगा कहीं पे, क्या लिखा देखा होगा? ओम। ऐसा लिखा देखा होगा या ऐसा लिखा देखा होगा? ओम। तो जब इस प्रकार का ओम लिखा देखा है, तो ये जो चिन्ह है ये प्लुत स्वर का चिन्ह है। ये चिन्ह है, प्लुत स्वर कोई वर्ण नहीं है, उसका चिन्ह होता है। इसलिए स्वर की संख्या में काउंट नहीं है। स्वर की संख्या में काउंट क्या है? हर्ष स्वर काउंट है और दीर्घ स्वर काउंट है। यानी स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, तो ओम 2 मात्रा से अधिक समय लगेगा, यानी ओ को थोड़ा लंबा खींचना है, फिर मां बोलना है, यही प्लुत स्वर है। ओम,
इस प्रकार से ये प्लुत स्वर हो गया। यहाँ रही स्वरों की बात। फिर मैंने बात की थी व्यंजन की बात, जिनकी संख्या मैंने 33 बताई थी, और मैंने बताया था इनको 3 भागों में बांटा गया है। वह 3 भाग कौन कौन से मैंने बताए थे, इनके भी 3 भेद हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, इनको वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन भी कहा जाता है। ये का से माँ तक की यानी का वर्ग से पा वर्ग में बटे हैं, यानी का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग और फिर पा वर्ग, ये बटा हुआ है। यानी इनकी टोटल संख्या, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी है, 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। इनकी टोटल संख्या 25 हो गई। फिर मैंने बात की थी ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से थे, शा, 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 हा, ये मैंने बात की थी। दूसरी कैटेगरी व्यंजनों में जो मैंने बात की थी, क्या मैंने बात की थी, ऊष्म व्यंजन की बात की थी। ये देखिएगा ऊष्म व्यंजन, कैसे, ऊष्म व्यंजन, इसका मैंने क्या बताया था कि यहां देखो ऊष्म में शा आ रहा है, तो शा वाले कितने व्यंजन हैं, और हा इनके साथ बोला जाता है, शक, शा, हा। तो ये मेरे 4 ऊष्म व्यंजन थे, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके बाद जो बात की थी वह आपसे ये बात की थी कि अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद मैंने इसकी तीसरी कैटेगरी बताई थी, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा ऊष्म व्यंजन, तीसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में मैंने बताया था या, रा, ला, और आप बताइए चौथा कौन सा है, वाह, बिल्कुल सही, चौथा कौन सा है, वाह। ये मैंने अंतस्थ व्यंजन की बात की थी, या, रा, ला, वाह। मैंने क्या इसमें ट्रिक क्या बताई थी, जैसे ऊष्म में मैंने बताया सा आता है तो सारे सा और हा हो गए। अंतस्थ में मैंने क्या बताया था कि अंतस्थ, अंत की तरफ स्थित, अंदर की तरफ स्थित। तो मैंने इसमें क्या बताया था, जितने मेरे यार हैं, मेरे दोस्त हैं, वह मेरे हृदय के समीप है। यार लावा लाया, यार लावा लाया, अर्थात लावा पॉपकॉर्न को बोलते हैं, जो मक्के को क्या करते हैं, उसको भून के बनाते हैं, उसको मेरे क्षेत्र में लावा बोला जाता है। तो यार लावा लाया, ये अंतस्थ की ट्रिक हो गई। यहां तक कि मेरी मोटी मोटी बात हुई थी, जहां से प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है। तो ये रहा पिछली क्लास का रिकैप। आज की क्लास में बहुत ही यूनिक तरीके लाया हूं, कैसे अघोष और सौघोष पहचाने, कैसे अल्प प्राण और अल्प प्राण और महाप्राण पहचाने, सब कुछ सीखेंगे। आज की क्लास के बाद मैं आपसे वादा करता हूं, अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाए तो आप बताइएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा, डाउट सारे समाप्त होंगे। वर्णमाला आप लोगों को पढ़ा सकेंगे। तरीका देखिएगा मेरा, कॉन्सेप्ट देखिएगा मेरा, फिर बताइएगा। कमेंट लाइक जरूर करिएगा, आपका एक एक कमेंट में पढ़ता हूं, इससे हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और बेहतर करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, आज की बात जो मेरी होगी, मैं बात करूंगा, क्या बात करूंगा, काल, मन या मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। वही बात हो गई, जब पूछेगा स्वर की मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। और ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर कौन कौन से थे मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग मेरे साथ बोलिए। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। संख्या कभी पूछेगा कि ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर, इनकी संख्या सदैव 4। इनकी संख्या कितनी रहेगी, संख्या 4 रहेगी। ये रही मेरे ह्रस्व स्वर की बात। फिर मैंने बात की है, किसकी बात की है, फिर मैंने बात की है दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या संधि स्वर। यहां पे लिखा हुआ है कैसे, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या संधि स्वर। इनके उच्चारण स्थान में एक मात्रा से अधिक समय लगता है। दीर्घ मतलब बड़ा, गुरु मतलब बड़ा, संधि मतलब दो स्वरों के मेल से बना हुआ, इसलिए संधि स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ऐ है, आय है, ओ हो और आओ हो। मैंने इसमें भी आपको एक बात बताई थी, क्या मैंने बात करी थी बताता हूं, अभी एक बार फिर से क्लियर कराता हूं। मैंने यहाँ पे आपसे बात की थी कि ये 3 जो हैं, ये तीन स्वर जो हैं मूल दीर्घ स्वर हैं। कौन से हैं, मूल दीर्घ स्वर। देखिए कैसे मूल दीर्घ स्वर, ये मूल दीर्घ है। कैसे मूल दीर्घ है, क्योंकि बड़ा आ, बड़ा ऊ और बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये कौन से हैं, मूल दीर्घ स्वर हैं, क्योंकि ये मूल स्वर से आए हुए हैं। मूल स्वर कौन से थे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। री का दीर्घ नहीं होता है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि निम्नलिखित स्वरों में से किसका दीर्घ नहीं होता है, तो री का दीर्घ नहीं होता है। री का क्या नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता है। ये यहाँ पे
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए। क्वेश्चन बना हुआ है, अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है, रेड अलर्ट है, क्या किसका दीर्घ नहीं है? तो री का दीर्घ नहीं होता है। ये मेरी बात रही मूल दीर्घ, और मैंने यहां से यहां तक की बात की। अब मैं आगे की बात करता हूं। इसके बचे हुए जो 4 स्वर हैं, ए आए ओ आओ, मैंने पिछली क्लास में इसकी बात की है। जाके पिछली क्लास को जरूर देखिएगा, फिर इस क्लास को देखिएगा, मजा तभी आएगा, चीजें तभी कनेक्ट होंगी। ए आए, यहाँ पे ओ और आओ की बात की गई है। देखिएगा कैसे क्या बात की गई है। ए आए ओ आओ की बात की गई है। इनको संधि स्वर भी कहा गया है। संधि स्वर क्यों कहा गया है? क्योंकि 2 स्वरों के मेल से बने हैं। कैसे? ये ए जो है, ये आ है या बड़ा आ है, इसके साथ जब छोटी ई या बड़ी ई, देख रहे हैं आप लोग, छोटा आ इसका मतलब ऑब्लिक या होता है, या बड़ा आ हो, इसके साथ छोटी ई या बड़ी ई का जब मेल होगा, यानी इसके साथ भी ये मिल सकता है, इसके साथ भी मिल सकता है, इसके साथ भी ये मिल सकता है, इसके साथ भी मिल सकता है, तब सदैव ए बनेगा। क्या बनेगा? ए। जब भाई आ गया है एक, तो अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए अपने बड़े भाई को भी लाएगा, यानी आय को लाएगा। कैसे लाएगा? इन्हीं से भैया से कहेगा कृपया सहयोग कीजिए मेरा। तो ये दोनों आ गए, उन्होंने कहा तुम भी आ जाओ मेरे साथ। ये आया और इसने क्या बना दिया? ऐ बना दिया। क्या बना दिया? ऐ बना दिया। फिर रही ओ की बात, तो इसने क्या कहा? मैं भी आऊंगा। छोटा आ या बड़ा आ, जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिलकर बनता है तब ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। ये भी आ गया, इसने कहा मेरे जैसा मेरा बड़ा भाई भी होना चाहिए। तो कहा ठीक है, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारा भी बड़ा भाई मैं ले आता हूं। ठीक है, तो इन्होंने जुड़ के ओ या औ मिलके क्या बना दिया? क्या बना दिया? इन्होंने औ बना दिया। कैसे याद रखेंगे? वैसे आसान है, 2-4 बार रिवीजन कर लेंगे, लेकिन याद रहेगा। याद रखने का क्या तरीका होना चाहिए कि सब में क्या है? छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। ठीक है, मेरे पास कौन से स्वर रह गए हैं? मेरे पास छोटा बड़ा सब में रह गया है। तो उसके बाद कौन सा स्वर है मेरे पास? बड़ी ई है। तो पहले छोटी या बड़ी में से जुड़ रहा है, पहले ए आता है ना, तो ए आ गया। इस स्वर की बात हो गई है। ठीक है, जब ये आ गया तो ऐ लाने के लिए खुद से जुड़ेगा इनसे। हर जगह ये चीज है, जुड़ गया। अब अगले स्वर कौन से बचे हैं? ऊ बचा है, या छोटा ऊ बचा है, बड़ा ऊ बचा है। तो अब इसकी बात कर ली गई कि भैया इनका तो काम हो चुका है इन दोनों का, अब तुम आ जाते। इन दोनों का काम हो चुका है, अब तुम आ जाओ। ये दोनों आ गए और इन्होंने ओ बना दिया, फिर ये मिलके इसके साथ औ बना दिया। आपको हमेशा के लिए क्लियर रहे हो गया होगा इतनी चीज, कोई दिक्कत यहां तक की नहीं आएगी। फिर आगे जानिए क्या है, आगे बताता हूं मैं। उसके बाद कि दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, जो कि मैं बता चुका हूं पिछली बार। छोटा आ, बड़ा आ, ये कौन से स्वर हैं? ये पूरे स्वर हैं। मैं पूरे स्वरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किन स्वरों की बात कर रहा हूं? दीर्घ स्वरों की बात कर रहा हूं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, फिर कौन से बचे हैं? ए, आए, ओ और आओ। कुछ भी नहीं छूटेगा। रिवीजन भले ही 10 बार हमको कराना पड़े, क्योंकि मैं वर्णमाला खत्म करने के बाद आपको संभवतः सोमवार को एक प्रैक्टिस सेट दूंगा वर्णमाला से, और आप लोग अगर कहेंगे तो लाइव आकर सॉल्व कराऊंगा मैं, और सारे डाउट या कैसे टैकल करूंगा पेपर में, किस तरीके से अप्रोच रहना चाहिए, सब बताऊंगा। फिर हाल वर्णमाला पढ़ने के बाद आप लोग खुद वर्णमाला पढ़ा सकेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं गलत हो सकेगा, इसका मैं आपसे वादा करता हूँ। और मैं जो वादा करता हूँ वह पूरा करता हूँ। ठीक है, देखिए क्या है, इनको 2 भागों में बांटा गया है 7 स्वरों को। कौन से 2 भाग हैं? पहला कौन सा भाग है? पहला भाग है मेरा, कौन सा पहला भाग है? पहला भाग मेरा कौन सा है? पहला भाग है मूल दीर्घ का भाग है। पहले कौन से हैं? मूल दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, फिर इनको क्या बात की गई है? ये कौन से स्वर हैं? ये संधि स्वर हैं। ये कौन से स्वर हैं? संधि स्वर हैं। मैंने बताया ना, 2 स्वरों के मेल से मिलकर बने हैं ना, ये संधि स्वर हैं। और ये मूल दीर्घ हैं, क्योंकि बड़ा आ जो है ये अपने ही छोटा आ और छोटा आ से मिलकर ही बना है बड़ा आ। ठीक है, तो ये मूल दीर्घ है, क्योंकि मूल ही मूल जुड़ रहे हैं, इसलिए इनका दीर्घ बन रहा है। ये संधि है, यहाँ पे 2 भिन्न भिन्न स्वर जुड़ रहे हैं। संधियां कहाँ होती हैं? भिन्न भिन्न स्वर जुड़ रहे हैं, इसलिए संधि स्वर हैं। ये बात मेरी हो गई क्या? दीर्घ स्वरों से रिलेटेड। फिर प्लुत स्वर मैंने बताई कि 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। बस इतना जान जाएं, इसका सिंबल होता है एक ये और एक एस।
रामायण वहाँ पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा इस प्रकार के चिन्हों का दोहा चौपाई में प्रयोग होता है। वो कहाँ, उसको क्या कहते हैं, वो प्लुत स्वर होता है। ठीक है, फिर आगे मैं बात करता हूँ आने वाले पेज पे। ठीक है, यहाँ से बहुत ही कंफ्यूजन होती है, यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होती है वर्णमाला में। इसी को अच्छे से अगर कर लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तरीका मेरा जानेंगे, किस तरीके से मैं बता रहा हूँ वो तरीका जानेंगे और आज ही इसको याद करके खत्म कर देंगे। ठीक है, क्या तरीका रहेगा, जब भी पूछेगा जीव या प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीव या जीव प्रयोग के आधार पे स्वर का वर्गीकरण, तो कितने प्रकार से, 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन सा है, अग्र स्वर है, फिर अग्र भाग है जीव का आगे का भाग, फिर मध्य भाग है जीव का मध्य का भाग, फिर पश्च भाग है जीव का पीछे का भाग। यानी इसका मात्र मतलब यही है कि ये स्वर जीव के आगे से उच्चरित होते हैं, ये मध्य से उच्चरित होता है और ये पश्च भाग से उच्चरित होता है। ठीक है, तो हमेशा जब हम किसी को, देखिए क्या ट्रिक रहेगी इसको कैसे याद करेंगे, हमेशा जब मैं किसी को बुलाऊंगा तो अपने मध्य में रखूंगा, अपने हृदय में रखूंगा और उसे कहूंगा आ। यानी सबसे पहला जो स्वर आया उसको क्या रखा गया, जो सबसे पहला आया उसका भावकाल ज्यादा होगा, सबसे पहला जो आएगा उसका भावकाल ज्यादा होगा, यानी उसके आगे सिपाही होंगे, उसके पीछे सिपाही होंगे। सबसे पहला छोटा आ आया है तो उसका भावकाल ज्यादा है, तो उसके आगे सिपाही और उसके पीछे भी सिपाही, इसका क्या है, मध्य में स्थान निर्धारित है। क्यों, क्योंकि भावकाल ज्यादा है, पहला आया हुआ है। इस प्रकार से इसकी मेरी ट्रिक क्या बन गई है कि छोटा आ मध्य भाग से उच्चरित होता है। समझ गए, सबसे पहले स्वर आया है छोटा आ, भावकाल ज्यादा है, इसलिए इसके आगे सिपाही पीछे सिपाही, बीच में स्वयं रहेगा। ये छोटा आ निकाल दिया मैंने। फिर अग्र भाग की बात करता हूं, इसको कैसे याद करते हैं, जैसे मैं बैठा हुआ हूं या क्लास में मैं खड़ा हुआ हूं, मैंने कहा, मैंने कोई क्वेश्चन पुट किया और मैंने कहा कि आप आइए और बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व कराइए, तो मैं किस प्रकार से कहूंगा, जो सीट पे आगे बैठे हुए होंगे उनको ही बुलाऊंगा। मैं क्या कहूंगा, या तो ई आ जाए या तो ये आ जाए। क्या कहूंगा मैं, या तो ई आवे या तो ए आवे, या तो ई आवे जो आगे बैठे होंगे, पीछे लोगों को मैं बुलाऊंगा तो क्या होगा, दिक्कत होगी निकलने में, आगे ही लोगों को बुलाऊंगा। आगे से मेरा क्या हुआ, अग्रभाग। फिर मैंने क्या क्या कहा, या तो ई आवे या तो ए आवे, या तो ई आ जाए या तो ए आ जाए। ठीक है, तो यहां से ई आ गया, या तो ए आ जाए या तो ई आ जाए। जब ये स्वयं आ गया तो अपना दीर्घ भी साथ में लाएगा। ये मेरी काहे की ट्रिक हो गई, अग्रभाग की ट्रिक हो गई। आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अग्र और मध्य भाग में। अब अग्र और मध्य भाग मेरे फिनिश हो गए। अब एग्जाम में क्या अप्रोच रहेगी, सब नहीं पढ़ना है। अग्र और मध्य भाग मैंने बता दिया, बाकी जितने स्वर बचे हैं वो पश्च भाग में आ जाएंगे। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमको जब अग्र और मध्य पता है कि अग्र क्या है, ई आए या ए आए, ई आए या ए आए, अग्र खत्म। मध्य में भवकाल ज्यादा होगा, सबसे पहले आया हुआ है, पुराना है, वृद्ध है, भवकाल ज्यादा है इसका, तो इसको मध्य में रखा गया है सिक्योरिटी के लिए। तो मध्य में कौन सा पहला आया है स्वर, छोटा आ, खत्म। बस इसी में दिक्कत ज्यादा लेते होंगे आप लोग, खत्म। अभी भी देखिए, आगे देखिए कैसी अप्रोच है, वर्णमाला खत्म मतलब खत्म। कोई दिक्कत अगर आ जाए ना, पढ़ाना छोड़ दूंगा। कोई क्वेश्चन गलत हो जाए ना वर्णमाला से, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, ये अप्रोच मेरा है। बस क्या चाहिए, आपके सकारात्मक व्यू और कमेंट हमको चाहिए, और अच्छा लगे अगर तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बस इतना है, बस आपका प्यार चाहिए। आपका प्यार और विश्वास ही हमारी ताकत है। मैं हर बार कहते आया हूं, आगे के अप्रोच देखते जाएंगे, हंसते हंसते लोट होते जाएंगे। खेल खेल में ही क्या हो जाएगा, सीख जाएंगे। खेल खेल में पढ़ना किंडरगार्टन पद्धति है, जो कि साइकोलॉजी में आता है। जब हमने बाल विकास पढ़ी है वहां बताया गया है फ्रॉबेल और किंडरगार्टन, ये खेल खेल में समझने की क्रिया है, तो उसमें पढ़ाई बोझ भी नहीं लगती है और चीजों को हम सीख जाते हैं। आगे जानिए कैसे मैं बताता हूं। ठीक है, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो गया, अग्रभाग मध्य भाग पक्ष भाग। अग्रभाग ई आए या ए आए, मध्य भाग में भवकाल ज्यादा है तो छोटा आ को रखेंगे, पहला आया है। आगे आते हैं क्या है, ठीक, अब देखो क्या है, यहां भी बहुत कंफ्यूजन होती है। जब अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ऐसे नहीं बनेगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा समृत स्वर या अल प्राण, या तीनों 3-4 वैरायटी दे देगा, महाप्राण, अल प्राण, अघोष, सघोष, इनमें से कौन सा है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता, तो जब हर चीज पता होगी तभी कर पाएंगे। इसकी मैट्रिक बता रहा हूं, तुरंत खत्म, याद। मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख आकृति मतलब जब हम बोलेंगे स्वर को तो मुख की कुछ आकृति बनेगी। वो जीभ के आधार पे था, यानी जीभ से कहां निकलेगा, यहां मुख की आकृति बनेगी।
कैसे? जैसे मैंने बोला, मान लो संव्रत, ई ई संव्रत, व्रत बन रहा है, ई छुट्टी ई, इस प्रकार से क्या है? संव्रत, अर्ध संव्रत, विव्रत, अर्ध विव्रत। ये सब नहीं जानना है कि संव्रत, विव्रत, अर्ध विव्रत। क्या जानना है कि एग्जाम में मैं कैसे जान जाऊं कि कौन सा संव्रत स्वर है, कौन सा अर्ध संव्रत स्वर है, कौन सा विव्रत स्वर है और कौन सा अर्ध विव्रत स्वर है। यही तो मुझको जानना है। तो ये जानने के लिए मैं क्या कहता हूं, क्या मैं बताता हूं, मैंने क्या बोला? विव्रत। ट्रिक मेरी देखिएगा क्या है, विव्रत। मैंने पहले बोला, यहां पे लिख के मैं बताता हूं, थोड़ा टाइम इसमें लूंगा 2 मिनट का, लेकिन आज ही खत्म करूंगा। पहला मैं क्या है मेरी ट्रिक, पहला मैंने लिखा विव्रत, विव्रत स्वर। विव्रत स्वर में क्या है? बड़ा आ है। ठीक, विव्रत से क्या है? विवाह। तो मान लीजिए, मुझको ही रख लीजिए, मैं कह रहा हूं मेरा विवाह है और आना है आपको। मेरा विवाह है, मेरा विवाह है और आना है आपको। आ से आना, आना में क्या? बड़ा आ बनता है। तो वी से विवाह, विवाह में आना, बड़ा आ हो गया। विव्रत मेरा खत्म। यानी विव्रत यानी विवाह से आना है आपको। ठीक है, ये विव्रत हो गया। उसके बाद मैंने क्या बात की है? उसके बाद मैंने बात की है फिर किसकी? संव्रत की। फिर मैंने क्या कहा? अरे सुन रहे हैं ना क्या? सभी को आना है। आना तो है, किसको आना? सभी को आना है। सभी से क्या है? संव्रत से सभी हो गया, सा से सभी हो गया, सॉरी, सा से सभी हो गया। सभी को आना है। सभी का क्या मतलब है? ए बाबू सुन रहे हैं ना? ई भी आएंगे और ऊ भी आएंगे। कौन आएगा? ई भी आने चाहिए और ऊ भी आने चाहिए। किसी चीज की कमी नहीं है। ई भी आएंगे और ऊ भी आएंगे। यानी ई भी आएंगे और ऊ भी आएंगे। सभी में कौन आ रहा है? ई भी आएंगे और ऊ भी आएंगे। जहां अपना ह्रस्व आया अपने साथ अपने दीर्घ को लाएगा, ह्रस्व आया अपने साथ अपने दीर्घ को लाएगा। ई भी आएंगे और ऊ भी आएंगे। विवाह है, आना है, आ से बड़ा आ। संव्रत में सभी, सभी में कौन? ई भी आएंगे और ऊ भी आएंगे। यानी आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। संव्रत खत्म हो गया। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। विश्वास करिए आप लोग, जब मैंने किया है तो आप भी करेंगे। यही अप्रोच, यही तरीके जो मेरे खुद के द्वारा बनाए हुए हैं, मैं इसी तरीके से चीजों को पढ़ता हूं और आसान करता हूं। फिर अर्ध संव्रत। फिर मैंने क्या कहा? सभी ई आएंगे और ओ आएंगे। फिर बात आती है अर्ध संव्रत की। तो हमने कहा ए ओ तुम नहीं आए, ए ओ तुम नहीं आए। यानी आधे लोग ही पहुंचे हैं, आधे में कौन नहीं आया? ए और वो नहीं आए, ए और ओ तुम नहीं आए। तो इससे क्या हो गया? अर्ध संव्रत। संव्रत मतलब सभी आएंगे। कौन आएगा? ई भी आएंगे, ऊ भी आएंगे। अर्ध संव्रत मतलब ए और ओ नहीं आए। क्यों नहीं आए? यानी ए और ओ क्या हो जाएंगे? अर्ध संव्रत हो जाएंगे। बाकी मेरे पास जितना मैटर बचा वो क्या हो जाएगा? अर्ध विव्रत हो जाएगा। वीडियो को, इस चीज को रोक के एक बार फिर से देख लीजिएगा। जिंदगी में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। वीडियो बस थोड़ा लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं यहीं पे याद कराने की आपको कोशिश करता हूं। बस अगर मैं तुरंत बनाते चला जाऊं, वीडियो आपके पास है, आप तुरंत जाके देख लीजिए किसी भी टाइम, किसी भी समय। लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है कि जब एक बार देखा है, एक बार समय दिया है, तो चीज वहीं पे खत्म होनी चाहिए। तो दोस्तों बात यह है कि मेहनत एक बार की होती है। अगर आप आज नहीं मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत तो करनी है सभी को। अगर आप मेहनत करेंगे तभी चीजें हो पाएंगी। आज आप आराम करेंगे तो आने वाले समय में मेहनत करनी पड़ेगी। आप आज युवा हैं, चीजें अच्छी हैं, शरीर सब साथ दे रहा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जम के मेहनत कीजिए। लेकिन जब आप अभी 50 साल के आसपास पहुंचेंगे या 40 के बाद पहुंचेंगे, तब आप क्या हो जाएंगे? वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ने लगेंगे। तब शरीर साथ नहीं देगा, तब काम नहीं हो पाता है। लेकिन तब मजबूरी बस हम लोग को काम करना पड़ता है। आगे का जीवन संवारने के लिए, घर बार का नाम रोशन करने के लिए मेहनत तो एक बार जरूरी है। तो आप लोग अभी से मेहनत कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, जानते रहिए हमारे तरीके को। ठीक है, 1 मिनट में पानी पी लेता हूं। फिर इसके बाद में बात करता हूं, यहां तक का मेरा काम क्लियर हुआ। इसके बाद में बात करता हूं ओष्ठ या क्या हो गया? ओष्ठ के प्रयोग के आधार पे। अब व्रतमुखी है और अव्रतमुखी है। ठीक है, आराम से पहचान जाओगे। व्रतमुखी की संख्या 4 है। व्रत मतलब जिसमें क्या है? होंठ का व्रत बन जाए। ऊ ऊ, ओ ओ क्या बन रहा है होठों में?
होठों में सर्कल जैसा बन रहा है तो ये वृत्तमुखी हो गए। इनकी संख्या 4 है, बस वृत्तमुखी को याद कर लें, बाकी जो बचे हैं मेरे पास वो अवृत्तमुखी हो गए। वृत्त मतलब सर्कल बन जाए, जैसे ऊ ऊ, ओ ओ, वृत्त बन रहा है मुंह का, बस तो यहाँ वृत्तमुखी खत्म, जो बचा वो अर्धवृत्त। इस प्रकार से पढ़ते हैं, रटते नहीं है। जब एक चीज वृत्तमुखी आ गई है तो बचे वृत्तमुखी हो गए। पूछेगा तो मैं लगा दूंगा आराम से, खत्म ये चीज। आगे आते हैं और बताते हैं आपको क्या व्यंजन वर्ण, ठीक है, इसके बारे में पूरा बताऊंगा, दिखाता हूं कैसे क्या है। व्यंजन वर्ण की बात की गई है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है या एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन कभी भी बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। स्वर क्या थे? स्वाधन अर्थ, यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते थे, किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन व्यंजन में क्या है? आपको अदर वर्ण की आवश्यकता होगी, यानी स्वरों की सहायता होगी, तब व्यंजन बोले जा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण ये पे बता देता हूं, आगे सब क्लियर कराऊंगा। जैसे का, मैंने बोला का आ रहा है लास्ट में ना, आ, यानी अगर इसको ये हलन लगाया, आधा का हो गया, इसमें छोटा आ जुड़ा हुआ है, यानी कभी भी जब व्यंजन का उच्चारण होगा तो उसमें स्वर जरूर जुड़ा होगा। समझ में आई बात? ये कहने का मेरा मतलब है। इसके बाद मैं क्या बात करता हूं कि मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। पिछली बार ही मैंने बताया, जब भी एग्जाम में आएगा तो मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 लगाएंगे और कुल स्वरों की संख्या 11 लगाएंगे, ठीक है। हर्ष स्वरों की संख्या 4 लगाएंगे, ठीक है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 लगाएंगे और कुल व्यंजनों की संख्या 33 लगाएंगे, ठीक है। आगे स्लाइड में आते हैं और बताते हैं क्या बताते हैं कि व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पिछली स्लाइडों में बात हो गई, उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, एलोबरेट कर रहा हूँ, चीजों को एक एक बता रहा हूँ, कैसे याद रखें एग्जाम में, क्या तरीका, क्या अप्रोच रहता है। जो मेरा रहता है वो आपका भी रहेगा। कैसे? स्पर्श व्यंजन और उदित व्यंजन, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन पहला कैटेगरी कौन सी है? स्पर्श व्यंजन। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? अंतस्थ व्यंजन। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? ऊष्म व्यंजन, ठीक है। एक एक को जानेंगे, एक एक को याद करते जाएंगे। कैसे? स्पर्श व्यंजन, उदित व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। वर्ग में बटे हुए हैं तो इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, एक और नाम है इसका वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या उदित व्यंजन। मैंने बात की थी का से पा वर्ग तक के सभी वर्ण आते हैं, का से पा वर्ग तक के सभी वर्ण आते हैं। इन प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। जैसे इस का वर्ग में 5 वर्ण है, ऐसे ही सभी वर्णों में 5 वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं और टोटल संख्या कितनी हो गई? जब एक वर्ग में 5 वर्ण है तो 5 वर्ग में 5 25, यानी संख्या कितनी हो गई? 25। संख्या जब भी पूछेगा 25 होगी। इसका सीक्वेंस मैं यही बता दे रहा हूँ, आप लोग सीक्वेंस भूल जाते होंगे कि पहले का आता है, फिर चा आता है, फिर क्या आता है, फिर कौन सा आता है। इसका सीक्वेंस आज के बाद नहीं भूलेंगे। कैसे, क्या तरीका मेरा है, मैंने किस तरीके से पढ़ा है, याद करेंगे। जैसे क्या है, पहला कौन सा वर्ग है? का वर्ग है, फिर चा वर्ग है, फिर टा वर्ग है, फिर ता वर्ग है, फिर पा वर्ग है। मैं भी जब पढ़ता था मैं भी बहुत कंफ्यूज हो जाता था। क्या कंफ्यूज हो जाता था? ये कंफ्यूज होता था, का चा याद रहता था, टा है, फिर कि ता होगा कि पा होगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती थी। तो मैंने इसकी एक अपनी स्वयं की ट्रिक बना ली। क्या बना ली दोस्तों? कि ट्रिक है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसको मात्र एक ट्रिक के उद्देश्य से जानेंगे कि मेरा ट्रिक बनाया हुआ है हमेशा याद रखने के लिए। क्या? कचोटता प्यार। क्या है? कचोटता प्यार। प्यार हमेशा कचोटता है। कचोटता का मतलब समझ रहे होंगे, क्या रहता है कि हृदय को क्या कर देता है? झकझोर देता है, ठीक है। तो कचोटता प्यार, कचोटता प्यार, कचोटता प्यार, कचोटता प्यार। एक बार बोलेंगे मेरे साथ, क्या? कचोटता प्यार, कचोटता प्यार। का से का वर्ग, चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता से ता वर्ग, पा से पा वर्ग। ये मेरा तरीका था, ये मेरा अप्रोच था, जिससे मैंने किया है। आप भी करेंगे, याद रहेगा हमेशा के लिए, नहीं भूलेंगे। पसंद आया हो जरूर लाइक करिएगा। आगे मैं बताता हूँ कैसे रहेगा, क्या रहेगा, सब जानेंगे, सारे तरीके जानेंगे। फिर मैंने बात की अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। यार मेरा लावा लाया, यार मेरा लावा लाया। यार मेरे दिल के करीब हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे हमसफर हैं, मेरे साथी हैं, तो मेरे यार क्या होते हैं? मेरे लिए लावा लाए, यानी अंतस्थ से अंत के करीबी, यानी दिल के अंदर मेरे स्थित क्या? यार।
लावा लाया। ट्रिक में बता चुका हूं, इनकी संख्या 4 होती है। क्या यार, लावा लाया, यानी या रा ला वा। अब इसमें कुछ वर्ण जैसे यहीं पे सब सीखते जाएंगे, कुछ नहीं कंफ्यूजन रहेगी। इसमें से या और वा को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर। ये क्या है, इसका मतलब ये है कि इसी में या और वा को अर्ध स्वर कहा गया, यानी इन व्यंजनों को थोड़ा बांट दिया गया कि या और वा को अर्ध स्वर, ये इसकी स्पेशलिटी है, कुछ इसकी विशेषता है, तभी से अर्ध स्वर कहा गया। क्या विशेषता है, क्यों अर्ध स्वर कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये जानना है क्यों, तब एग्जाम में नहीं गलत होगा। क्यों कहते हैं बताते हैं उदाहरण। जैसे लिखा है गई, गई लिखा है, यहां पे स्वर का प्रयोग हुआ है, लेकिन हम लोग इस प्रकार से भी गई लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी यहाँ पे स्वर की जगह पर व्यंजन का प्रयोग हो गया है, यानी है तो ये व्यंजन, लेकिन आधा आधा स्वर का भी काम कर रहा है, आधा स्वर का काम भी बांट रहा है। जैसे ई की जगह पर या होके बड़ी की मात्रा लग गई और गई की जगह या हो गया, तो आधा स्वर का भी काम कर रहा है, इसलिए या को आधा स्वर भी कहा गया है। बात समझ में आई, इसलिए कहा जाता है। अगला वाक मैं बताता हूं। जैसे लिखा होता है, कहीं देखा होगा, जो शब्द मुझको अभी याद आ रहा है वो है क्या, कौवा। कौवा देखा होगा लिखा हुआ, इसकी जगह वा का प्रयोग होके कहीं कहीं कौवा भी लिखा होगा, देखा क्या, कौवा। दोनों सही हैं, दोनों सही माने जाएंगे। यहाँ पे क्या है, स्वर है, स्वर की जगह वा का प्रयोग कर लिया गया है व्यंजन का, तो वा ने भी क्या किया, आधे स्वर का काम कर दिया, इसलिए या और वा अर्ध स्वर हो गए। कभी दिक्कत अब नहीं आने वाली है, क्यों, क्योंकि अर्ध स्वर क्या है, या और वा अर्ध स्वर है। ठीक है, इस तरीके से क्यों अर्ध स्वर है, क्या है, मैंने सब बताया है। एक बार फिर से देखिएगा, जिंदगी में कोई समस्या आ जाए, एग्जाम में देखते ही पहचानेंगे, तुरंत टिक मारेंगे, देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद मैं बात करता हूं आगे की। मेरे पास जो दो बचे हुए हैं, क्या बचे हुए हैं, या और वा की बात मेरी हो गई, ये दोनों अर्ध स्वर हो गए। रा की बात बची है और ला की बात बची है। रा की मेरा क्या है, रा बोलेंगे, रा कंपन हो रहा है, क्या, पूरे मुख में कंपन हो रहा है जीभ के द्वारा, तो प्रकंपित हो रही है। शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे, प्रकंपन हो रहा है। तो रा किस प्रकार का वर्ण है, प्रकंपित वर्ण है। ना माने तो एक बार मेरे साथ बोल के देखें, रा, क्या, रा कंपन हो रहा है, इसलिए ये प्रकंपित है, इसको इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला बोलेंगे ला, क्या बोलेंगे, ला। ला मैंने बोला तो मेरी जीभा जो है तालू से टकराई और पार्श्व भाग से, तालू के पार्श्व मतलब साइड भाग से वायु का निष्कासन हुआ। यानी पार्श्व भाग क्या होता है, जब जीभा जीभा तालू से टकराई और दोनों पार्श्व भाग से वायु निष्कासित हुई, तब ला का उच्चारण हुआ। वायु चूंकि पार्श्व भाग से निष्कासित हो रही है, इसलिए ला को क्या बोला गया, पार्श्विक व्यंजन बोला गया, क्योंकि कहां से निकल रही है वायु, पार्श्व भाग से निकल रही है। समझ गए ना। या और वा को स्वर की जगह पे भी प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए अर्ध स्वर है। रा बोलने पर पूरा कंपन हो रहा है, इसलिए प्रकंपित है। ला बोलने पर पार्श्व भाग से वायु निकल रही है, इसलिए ला क्या है, ला पार्श्विक व्यंजन है, बिल्कुल सही। फिर बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की, बात करते हैं ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, 4 हैं। ऊष्म में ये सा आ रहा है, तो शा शा शाहा पढ़ा होगा, यानी तीनों सा के साथ हा आता है, तो शा शा शाहा, ये ऊष्म व्यंजन हो गया। बोले देखिए, शा शा शाहा, ठीक है, ये शाही है तीनों, लेकिन क्या इन पे डिफरेंस है, इनके उच्चारण स्थान से इनका डिफरेंस है, उच्चारण स्थान इनका अलग अलग है। क्या है उच्चारण स्थान, आने वाली क्लास में मैं एक पार्ट आपके लिए उच्चारण स्थान से लेकर आऊंगा। दुनिया का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा मेरे द्वारा बनाई हुई ट्रिक से कि उच्चारण स्थान से आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, यहां मत देखिएगा इसको, बस इतना देखिएगा कि ऊष्म व्यंजन शा शा शाह हैं। उच्चारण स्थान की वीडियो मैं स्वयं लेकर आऊंगा, मेरी ट्रिक होगी, ऐसी ट्रिक होगी कि धमाल मचा देगी, और उच्चारण स्थान से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको उच्चारण स्थान से संबंधित वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके आगे जानते हैं क्या है, कैसे है, सब जानेंगे तरीके मेरे। फिर संयुक्त व्यंजन की बात आई, और यहीं पे मेरा यूपीएसआई का जो क्वेश्चन गलत हुआ है, एक क्वेश्चन मेरा जो गलत हुआ है, मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ, तो मेरी जो गलती हुई है वो मैं जरूर बताऊंगा कि मेरी कौन सी एक क्वेश्चन की गलती हुई थी। हालांकि मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने उसमें समय दिया है, अपने तरीके बनाए हैं,
खुद से तरीके बनाए हैं। मैं जानता हूँ क्या दिक्कतें आती हैं जब स्वयं तैयारी करता था मैं, कि क्या समस्याएं आती थी, चीज़ों को कैसे याद करूँ, मैं कौन से तरीके अपनाऊं। वही मैं तरीके आपसे साझा कर रहा हूँ और मैं विश्वास दिला रहा हूँ। तरीके ऐसे हैं ना मेरे दोस्त, कि अब आप ही लोग बताइएगा कैसे तरीके हैं कि गदरा उड़ा देंगे, गर्दा काट देंगे। तरीके इस प्रकार के हैं। कैसे तरीके हैं, क्या है, क्वेश्चन भी मैं यहीं पे बताऊंगा। यूपीएससी का क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ था, देखो भी बता रहा हूँ। उसके बाद संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, ठीक है। दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजन जब एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं तो संयुक्त व्यंजन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आयोग में, व्यंजन से क्वेश्चन पूछा गया है तो संयुक्त व्यंजन जरूर पूछा गया है। ये कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन, छा है और त्रा है, ज्ञा है और श्रा है। छा, तरंग, ज्ञा और श्रा, ये चार जो हैं संयुक्त व्यंजन है। क्यों, क्योंकि दो व्यंजन एक स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं। कैसे बोले जा रहे हैं, क्या है, वो मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, तुरंत बताऊंगा। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है वो भी बताऊंगा। मेरे साथ तैयारी करने का आपको ये जरूर फायदा होगा कि हर पार्ट से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी साथ में बताता चलूंगा, जिसमें पूरी चीजों का क्लियरेंस हो आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीजें आपके लिए, शीशे की तरह चमक जाए पूरी तरीके से, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए किस तरीके से मैं बताऊंगा। छा, छा किसके संयोग से बना है, का और शा के संयोग से बना है। का और शा के संयोग से बना हुआ है। छा किसके संयोग से बना है, का और शा के संयोग से बना है। नहीं दिख रहा हो थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, अगर दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखेंगे। क्या देखेंगे, का और शा किससे बना है, का और शा। ये का के नीचे हलन लगा हुआ है यानी का आधा है, यानी छा क्या है, इन दो व्यंजनों के संयोग से बना है। और ये दो व्यंजन एक स्वर की सहायता से बोल रहे हैं। कैसे मैं अपनी परिभाषा को अभी सिद्ध करूंगा, कैसे मैं क्या करूंगा, कैसे मैं सिद्ध करूंगा, देखेंगे। ये आधा का बना हुआ है, ठीक है, फिर शा बना हुआ है, ठीक है, शा में हलन लगाया और इसे स्वर को अलग कर दिया, आ को अलग कर दिया। स्वर एक है, इसके साथ व्यंजन दो जुड़े हुए हैं, ठीक है, का और शा। स्वर एक है, व्यंजन दो जुड़े हुए हैं। दो व्यंजनों को जब एक ही स्वर की सहायता से बोला जाता है तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहां आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, है कि नहीं, है ना। तो जानते रहिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब बताऊंगा, सब तरीके बताऊंगा कैसे करूंगा। फिर मैं अपने पुनः इसको साइज में ले आता हूं, जिस साइज में था, ठीक है, मैं पुनः अपने साइज में ले आता हूँ। इस साइज में था। इसके बाद क्या बात की मैंने, पहले तो छा की बात की, फिर त्रा की बात की, छा, तरंग, ज्ञा और श्रा की बात की, यानी मैंने फिर त्रा की बात की। त्रा बोलो, त्रा, त्रा, तरा, तरा, त्रा, तरा, यानी ता है पहला आधा और दूसरा रा है। रा पूरा है लेकिन इसको स से अलग कर देंगे तो क्या हो गया, ये भी दोनों व्यंजन एक ही स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं, इसलिए क्या है, ये संयुक्त व्यंजन हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, त्रा। कभी कभार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यही भी बताऊंगा कि त्रा दिया होगा, चार ऑप्शन दिए होंगे कि त्रा जो है किनके संयोग से बना है या किससे मिलके बना है। ऑप्शन सदैव याद रखेंगे, जब भी जो पहला उच्चारण निकल रहा है त्रा, क्या त्रा, त्रा बोल रहे हैं, ता निकल रहा है, पहला जो होगा व्यंजन वो सदैव आधा रहेगा, हलन लगा रहेगा। दूसरा व्यंजन पूरा रहेगा, दूसरा व्यंजन पूरा रहेगा, पहला व्यंजन आधा रहेगा। बोलेंगे त्रा मेरे साथ, त्रा, त्रा, पहले ता निकल रहा है फिर रा निकल रहा है। ये भी आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आगे मैं अगला फिर और बताता हूं। आगे क्या है, ज्ञा। इसका सही उच्चारण क्या है, स्थान सही उच्चारण क्या है इसका, ज्या। क्या बोला जाता है, ज्या, ज्या। क्या बोला जाता है, ज्या। आधा जा है और इया है, ठीक है। इया से जब स्वर को अलग कर देंगे यानी छोटा अलग कर देंगे तो यहां भी हलन लगेगा, यानी ये दोनों व्यंजन एक ही स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं, इसलिए ज्या भी संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये ज्या, जा और इया से बोला जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, ज्या हो गया। अगला देखेंगे, अगला मैंने क्या बात की, श्रा। अगली मैंने बात की है श्रा की। श्रा बोलो, श्रा, श्रा, यानी पहले शा निकल रहा है, ठीक है। पहला क्या होता है, सदैव आधा होता है, फिर रा निकल रहा है, रा को भी आधा करने के लिए हलन लगा दे, आ अलग कर दें, यानी दो व्यंजन एक स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया,
संयुक्त व्यंजन हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे मैं बताता हूँ क्या रहेगा, कैसे रहेगा। आगत अर्थात आया हुआ, आगत व्यंजन की बात की गई है। आगत का ही मतलब क्या है, आया हुआ, कहीं से आया हुआ। कहाँ से आया हुआ, अरबी और फारसी से आया हुआ। हमारी ही भाषा के शब्द हैं ये। इसके नीचे जब नुक्ता लगा दिया जाता है, जैसे का लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है, ये जो बिंदु लगा होता है इसको नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको नुक्ता कहते हैं। ये नुक्ता लगने पर ये अरबी या फारसी भाषा का शब्द हो जाता है, अरबी या फारसी भाषा का शब्द हो जाता है। तो ये क्या है, अरबी या फारसी से आए हुए हैं। तो ये कौन से हो गए, आगत हो गए। आगत इनकी संख्या 5 है, का, खा, गा, जा और फा। जैसे मैं क्या बोलता हूँ, जैसे मैंने कोई उर्दू शब्द बोलता हूँ जाफरीन, तो मैंने जा बोला है, जा में जो नुक्ता लगा हुआ है इसके कारण क्या हो गया, जा। वैसे क्या था, ये जा था, लेकिन नुक्ता के कारण क्या हो गया, जा, जा। यही फर्क होता है क्या, नुक्ता लगने पर। ठीक है, तो कौन से 5 है, का, खा, गा, जा और फा। ठीक है, आगे आते हैं और बताते हैं आगे क्या है। ये हो गया है, ये हो गया है। ठीक है, अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि टोटल जो वर्ण है वो 53 वर्ण है। यहां मैं सिद्ध करूंगा कि 53 वर्ण कैसे हैं हिंदी वर्णमाला में। कितने, पहले तो ये बताओ कितने वर्ण हैं, 53 वर्ण हैं। कैसे हैं, 11 स्वर हैं, आप जानते हैं कौन कौन से 11 हैं। 2 अयोग वाह हैं, अंग और आह को अयोग वाह कहा गया। क्यों कहा गया, यहीं पे क्लियर करा दूंगा, अभी सब क्लियर होगा, देखते रहो। फिर 33 मूल व्यंजन है, कौन से, स्वरों की संख्या मैंने पूछा, जब पूछेगा 11 लगाएंगे, व्यंजन पूछेगा 33 लगाएंगे, तो वही 33 व्यंजन है। फिर द्विगुण व्यंजन है, इन व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन कहा गया। फिर 4 संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या जब आप जोड़ेंगे तब कितनी संख्या आएगी, टोटल 52 आएगी। कितनी आएगी, 52। इनको जोड़ने पर 52 आएगा। लेकिन एक विशिष्ट व्यंजन जोड़ दिया गया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा, ये जुड़कर क्या बोलते हैं इसको, क्या उच्चारण स्थान है, इससे हमको नहीं मतलब है। पेपर में वहां तुमसे उच्चारण स्थान नहीं बुलाने आएगा, इस वर्ण को क्या बोलेंगे बोल के दिखाओ तब पास करेंगे, ऐसा नहीं। पहचानिए कौन सा नया वर्ण है, कैसे लिखा हुआ है, और ये जुड़कर इसने टोटल कितने कर दिए, 53 कर दिए। अब हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, 53 वर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीजें छूट गई हैं बताता हूँ। अयोगवाह, यहाँ पे मैं बात करता हूँ अयोगवाह की। देखिएगा क्या मेरी ट्रिक है, कैसे मैंने बनाया अयोगवाह। इसको क्या बोलते हैं, सभी लोग जानते होंगे, अंग और अह। क्या बोलते हैं, अंग और अह। क्यों अयोगवाह है, योग अयोग, यानी ये क्या थे, अयोग थे, किसी के साथ रहने लायक नहीं थे। क्यों नहीं रहने लायक थे, मैं इनको बता रहा हूं। हालांकि ऐसा कुछ इन्होंने नहीं किया था कि किसी के रहने लायक नहीं थे, लेकिन क्यों नहीं थे मैं फिर बता रहा हूं, क्लियर अभी करा रहा हूं। देखो क्यों नहीं थे। जैसे अंग, लिखा स्वर जैसा है, आप बिंदी लगी है, लिखा स्वर जैसा है, उच्चारण स्थान कैसे हो रहा है, अंग। उच्चारण कैसे हो रहा है, व्यंजन जैसा हो रहा है। लिखा स्वर जैसा है, उच्चारण व्यंजन जैसा हो रहा है। जैसे लिखा स्वर जैसा है, आह, उच्चारण कैसे हो रहा है, उच्चारण व्यंजन जैसा हो रहा है, आह। इसलिए तो इनको ना स्वर में रखा गया ना व्यंजन में रखा गया, इनको क्या कहा गया, अलग कैटेगरी दो, क्योंकि लिखे स्वर जैसे जा रहे हैं, बोल व्यंजन जैसे रहे हो, आहा अंग, इसलिए इनको क्या करो, अयोग करो। ना स्वर के साथ रहने लायक है ना व्यंजन के साथ रहने लायक है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, अयोग वाह। गुड, ठीक है, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुई होगी, आगे मैं बताता हूं। ठीक, बस 5 मिनट के अंदर और रुकेंगे, और जो ये सबसे मुश्किल टॉपिक बचा हुआ है, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, अघोष, मुझसे सीख कर जाएं, मुझसे पढ़कर जाएं, जिंदगी के डाउट सारे खत्म हो जाएंगे। देखो किस प्रकार से कैसे करेंगे, क्या रहेगा कि प्राण वायु या उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्राण वायु या उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण, महाप्राण। प्राण का मतलब क्या होता है, प्राण का मतलब होता है ऑक्सीजन, वायु। जो प्राण वायु है हमारी, जब थोड़ी मात्रा में निकलेगी, जिन व्यंजनों को बोलने में वह अल्प प्राण कहलाएंगे, जिनके व्यंजनों को बोलने में महाप्राण, ज्यादा मात्रा में वायु निकलेगी, उनको महाप्राण बोलेंगे। मैंने सिर्फ ये याद करके गया था कि कौन कौन से अल्प प्राण हैं। पेपर में अगर आ रहा था, अगर अल्प प्राण नहीं है ये, तो दूसरा अपने आप महाप्राण हो जाएगा। बस ऐसे ही पढ़ना है, स्मार्ट अप्रोच रखना है, अप्रोच स्मार्ट होगी। खच्चर जैसे मेहनत नहीं करोगे तभी सफल होगे। ठीक है, मेहनत अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका मैं तरीका आपको बता रहा हूं। प्रत्येक वर्ग का, क्या, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग कौन कौन से थे,
का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, कचोटता प्यार, उसी वर्ग की मैं बात कर रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं, का वर्ग को ले लेता हूं। का वर्ग में क्या आएगा? का आता है, खा आता है, गा आता है, का आता है, खा आता है, गा आता है, घा आता है और गा आता है। ठीक है, ये आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का ये क्या है? 5 वर्ण होते हैं ना। पहला, ये क्या है? दूसरा, ये क्या है? तीसरा, ये क्या है? चौथा, ये क्या है? पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, फिर अल्टरनेट छोड़ के तीसरा, फिर एक छोड़ के पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का क्या होगा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। वर्ग कौन कौन से हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। देखो आ है, आ शुरुआत से चालू होता है, इसलिए क्या होता है? छोटा आ से तो वर्णमाला चालू होती है। अल प्राण में क्या है? छोटा आ ही तो है, तो पहले से ही तो बात होगी, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, और क्या आता है इसमें? आ से, देखो आ से अल प्राण, तो आ से अंतस्थ वर्ण, आ से अंतस्थ वर्ण। ये मेरा तरीका है याद करने का, मैंने इसी तरीके से याद किया है, आप भी याद करेंगे तुरंत होगा अंतस्थ वर्ण। ठीक है, अल प्राण, आ से अल प्राण, तो आ से अंतस्थ वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण प्लस अंतस्थ वर्ण, ये क्या हो रहे हैं? अल प्राण हो रहे हैं। ठीक, अंतस्थ वर्ण मेरे पास कौन कौन से थे? यार मेरा लावा लाया, यानी या, रा, ला और वा। ठीक है, अब यहां पे मैंने बात की थी क्या? या और वा को क्या कहते हैं? इनको स्वर की जगह प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। जब अर्ध स्वर यहां आ गया तो क्या पूरा स्वर बाकी रहेगा? नहीं, तो सभी स्वर भी। कौन से? सभी स्वर भी। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यानी जब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ में क्या है? अर्ध स्वर भी आ रहे हैं, रा ला भी आ रहा है, तो जब अंतस्थ वर्ण स्वर भी आ रहे हैं तो सभी स्वर भी इसी में आएंगे। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण और सभी स्वर, बस। जो अल्प प्राण इनमें से नहीं आता है वह सब महाप्राण है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो ना? बस, यानी महाप्राण में अगर मोटी मोटी में बात बता दूं तो इतना याद रखना, बाकी अपने दिमाग में ये बैठाए रखना कि अल्प प्राण में कौन कौन से हैं? पहला, तीसरा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का, अंतस्थ वर्ण और सभी स्वर। महाप्राण में कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा। देखो मैंने यहाँ पे बात की थी का, खा, गा, घा, अंगा, तो उसका पहला, तीसरा, पांचवा आ गया है। पहला, तीसरा और पांचवा आ गया है। सॉरी, यहाँ पे मैं गलती हुई हमसे, मैं क्षमा चाहूंगा। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण में आ गया है, तो क्या बचा है? दूसरा और चौथा बचा हुआ है। वो क्या हो जाएगा? वो महाप्राण में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाप्राण में हो जाएगा। और जो भी बचा कुछ है अल्प प्राण के अलावा वो सब महाप्राण में आएगा। अल्प प्राण में कौन कौन से आ रहे थे? प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 अंतस्थ और सभी स्वर। आ से अल्प प्राण, आ से अंतस्थ, अंतस्थ में क्या आ गया? अर्ध स्वर आ गए, तो सभी स्वर भी इसी में आएंगे। यानी अल्प प्राण में क्या होगा? समझ गए ना बात? बस इतना मैं बताऊंगा तुमको। आगे मैं अघोष अघोष की भी ट्रिक लाया हूं, वो भी बताऊंगा। तरीका कैसा? पढ़ो ऐसा, पढ़ा सको जैसा। तरीका मेरा, अप्रोच मेरा, नजरिया मेरा, नजरें आपकी, नजरिया मेरा। ठीक है, देखना आपको अपनी ही नजर से है, बस मेरे नजरिए से देखिए तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, आगे बताता हूं मैं, क्या बताता हूं फिर। स्वर या घोषत्व तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कुछ नहीं, सिर्फ परिभाषा नहीं पूछता है, बस यही पूछता है कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है। ठीक है, एक अघोष की बात करता है, एक सघोष की बात करता है। अघोष है, ठीक है, सघोष को ही घोष कहा जाता है, यानी चाहे सघोष कहे या घोष कहे। ठीक है, घोष का विलोम क्या होगा? अघोष होगा। सघोष का भी विलोम अघोष होगा, यानी ये दोनों शब्द एक ही हैं, घोष सहित, या जिसमें घोष हो, यानी सघोष और घोष एक ही है। अघोष क्या है? अलग, इनका विपरीत है। मैं यहाँ से सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि अघोष को कैसे पहचानेंगे, कौन सा अघोष है। बाकी जितना सब बचा वो क्या है? सघोष। अघोष को जान लो, मेरी बनाई हुई पिस्टल ट्रिक। कौन सी? पिस्टल ट्रिक।
पिस्टल ट्रिक जान लोगे, खत्म मामला, फिर कहीं नहीं फंसोगे। कैसे? पिस्टल ट्रिक में बताता हूँ कौन सी पिस्टल ट्रिक रहेगी, क्या पिस्टल ट्रिक है, जानते रहिए। देखिए, इस प्रकार से मैं पिस्टल बनाता हूँ, इस प्रकार से पिस्टल बनाता हूँ, किस प्रकार से पिस्टल बनाता हूँ, क्या है, इस प्रकार से मैं पिस्टल बनाता हूँ। देखिएगा, इस प्रकार से मैंने पिस्टल बनाया, वही चीज मैंने बना के दिखाई। ठीक है, कैसे रहेगा? प्रत्येक वर्ग आप लोग जान गए होंगे, का वर्ग, चा वर्ग, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का आ से अघोष, आ से चालू होता है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, ये तीन मेरे पास क्या है, तीन उंगलियां बची हुई हैं। या मेरी पिस्टल है, पिस्टल में क्या, पिस्टल में गोली डाल के चलाई जाती है, तो गोलियां अगर कोई कारतूस है, कार्टेज है, तो गोली सभी एक जैसी दिखती हैं। तो क्या होगा, ये तीनों चीज एक जैसी दिखनी चाहिए। अपने वर्णमाला में तीनों एक जैसी चीज जिनका उच्चारण एक जैसा होता है वो क्या है, उच्चारण स्थान अलग है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो ये कंफ्यूज रहता है कौन सा सा होगा, कौन सा सा, यानी तीनों सा, शाह, शाह और शाह। बस मैंने पिस्टल ट्रिक बताई, कभी कंफ्यूज नहीं हो गए। 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों से पिस्टल बनाया है, यानी जो 5 की बात होगी यही अघोष होगा, बाकी सब सघोष है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, क्योंकि कार्टेज सभी एक जैसी होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? कहने का मतलब ये मेरा है कि तीनों क्या होंगे, शाह शाह शाह, एक जैसे है ना शाह, तीनों शाह, 5 उंगलियों की बात की गई है, पहला दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, तीनों शाह, बस खत्म, खत्म अघोष, जिंदगी भर के लिए याद अघोष, अगले जन्म के लिए भी याद, पूरी वर्णमाला अगले जन्म के लिए याद, कुछ भी कोई दिक्कत अब नहीं होगी आप लोग को। ठीक है, तो ये मेरा रहा क्या, वर्णमाला अघोष। बाकी जितना सब बचा वो सघोष है। जब हमको ये पता है ये अघोष है तो आराम से बता देंगे ये सघोष नहीं है। कोई भी वर्ण, जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप बताइए बड़ा आ अघोष है सघोष, तो मैं क्या कहूंगा, पिस्टल निकालूंगा, पिस्टल ट्रिक। क्या किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण है बड़ा? नहीं। क्या तीनों सा है? नहीं। तो बड़ा सघोष है, अघोष नहीं है। इस प्रकार से मेरी अप्रोच रहती है, ये मेरा तरीका रहता है। समझ रहे हैं दोस्तों? इसी तरीके, इसी अप्रोच को जानने के लिए जुड़ते रहें, प्यार देते रहें। आप प्यार देते रहेंगे, साथ देते रहेंगे, बहुत सी चीजें मैं सिखाऊंगा, बहुत सी चीजें नई नई सिखाऊंगा। शिक्षा में एक नई क्रांति लाऊंगा। क्या? शिक्षा की जो आप लोग को बर्डन लगता है, बोरियत लगती है, वह सब खत्म होगी, तुरंत ही याद होगा। यही सब तरीका है, यही सब अप्रोच है। लेकिन ये कब हमको हिम्मत और बढ़ेगी, कब हौसला और बढ़ेगा, जब आप सभी क्या करेंगे, हम लोग को प्यार देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, बस वर्णमाला आपकी खत्म हुई। वर्णमाला से मैं कसम खा के कह रहा हूं, अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, कोई क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। बस वर्णमाला में क्या चीज मेरी बची हुई है, उच्चारण स्थान बचा है, विराम चिन्ह बचे हुए हैं और शब्दकोश बचा हुआ है। शब्दकोश बचा हुआ है। शब्दकोश में क्या है कि जैसे डिक्शनरी होती है, कौन सा वर्ण मतलब किस स्थान पे आएगा, पहले कौन सा आएगा, दूसरे कौन सा आएगा, उच्चारण स्थान है, जैसे का उच्चारण स्थान क्या है, कहाँ से बोला जाता है। या तीनों शाह जो आपने देखे दिखने में एक जैसे हैं लेकिन इनके उच्चारण स्थान अलग अलग हैं, कौन से उच्चारण स्थान से कौन सा वर्ण उच्चरित होता है, इस पर एक वीडियो लाऊंगा। उच्चारण स्थान पे, विराम चिन्ह पे लाऊंगा। फिर आपका क्या है, वर्णमाला खत्म है पूरी। इस प्रकार से ये वर्णमाला खत्म है, उच्चारण स्थान अगला टॉपिक है, वो भी मात्र से 10 मिनट में पूरी उच्चारण स्थान खत्म कर दूंगा। वर्णमाला से रिलेटेड आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों बस प्यार और स्नेह बनाए रखें। जय हिंद।